देख रहे हैं 10 कदम आज उत्तर प्रदेश में ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। ये तीसरा मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में इतने बड़े निवेशक के तौर पर कई निवेशक जो है मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 80,000 करोड़ से अधिक के यहां पर निवेश की आज जो है वो पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। उसको आज यहां पर धरातल पर उतारने से पहले उसका शिलान्यास, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे, जिससे 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। दावा ये किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में यानी कि 2025 तक इन सभी निवेशकों के जो रुपए हैं वो काम में लगने के बाद लोगों को रोजगार के तौर पर, प्रोडक्शन के तौर पर जो है वो लाभ पहुंचाना शुरू कर देंगे। और इसके साथ किस क्षेत्र में कितना निवेश हो रहा है वो जरा आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। पूर्वांचल में 9,617 करोड़ का निवेश हो रहा है, मध्यांचल में 8,997 करोड़ का 217 प्रोजेक्ट जो है उन पर निवेश किया जा रहा है। 34 प्रोजेक्ट जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में लगेंगे, जिन पर 2,938 करोड़ का जो हम कह सकते हैं खर्च है वो किया जाएगा। पश्चिमांचल क्षेत्र में 865 प्रोजेक्ट हैं, सबसे ज्यादा पश्चिमांचल में ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निवेश उसी में हो रहा है, यानी कि पश्चिमांचल क्षेत्र भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। मध्यांचल में 217 प्रोजेक्ट हैं, 8,000 से ज्यादा इस पर निवेश होगा। बुंदेलखंड में 34 प्रोजेक्ट, 2,938 करोड़ का यहां पर निवेश किया जाना है। तो किस क्षेत्र में कितना निवेश वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। आज यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन है, तीसरा मौका। इससे पहले 2018 में, 2019 में इस तरीके से इन्वेस्टर समिट हुई, तो उसके बाद ये तीसरा मौका है जब आज उत्तर प्रदेश में ये बड़ा आयोजन हो रहा है ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी का। और इसी के साथ देखिए आज निगाह सबकी इस बात पर रहेगी कि इस क्षेत्र में किस तरीके से लोग निवेश करने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एमएसएमई को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश आज होगी। इसी के साथ ओडीओपी के तहत यहां पर से और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश होगी। जितने भी मेहमान यहां पर पहुंचेंगे उनको भी ओडीओपी के तहत जो प्रोजेक्ट हैं वो यहां पर गिफ्ट दिए जाएंगे और इससे प्रमोट करने की कोशिश ओडीओपी की होगी। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रोजगार हो। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ एक एक करके। सबसे पहले आपका मैं तारुफ करवा देती हूं, शमशेर आजाद जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शमशेर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ प्रोफेसर एपी तिवारी जी अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर एपी तिवारी जी। और सबसे पहले मैं शमशेर जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि 5 लाख नए रोजगार आप देने का दावा कर रहे हैं, 80,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो रहा है। किस तरीके से तैयारियां आपकी हैं उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने की? अब बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास मुद्दे को, ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा और रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था चुनाव के पहले, उस वादे को पूरा करने की ओर लगातार अग्रसर है योगी सरकार। 10,000 सरकारी नौकरियों के साथ 5 लाख से ज़्यादा वैकल्पिक रोजगार जो है यहाँ पर, चाहे उसको प्राइवेट के जरिए कह लिए, चाहे वो किसी भी सृजित करके यहाँ पर देने का लक्ष्य जो है योगी सरकार लगातार उस पर काम करे। और प्रधानमंत्री का भी लगातार दौरा उत्तर प्रदेश में है इस वक्त। इसको चाहे चुनाव के नज़रिए से विपक्ष भले देख ले, लेकिन हम ज़मीन पर जनता के मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो तीसरी बार इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर आयोजन किया गया आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसके मुख्य अतिथि कुछ ही देर में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के, वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे और 80,000 करोड़ की योजनाओं का वहाँ पर शिलान्यास करेंगे। 800 हमारे ख्याल से 1400 कुछ योजनाएं हैं जिसका वो शिलान्यास करेंगे और इस बात का संकेत देंगे कि अब जो है उत्तर प्रदेश में एक नई बयार जो है बहने वाली है विकास की। जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में, उस वादे को पूरा करने के बाद हम उत्तर प्रदेश में जो होने वाले लोकसभा चुनाव में जिसमें 75 सीटों का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, मैं संदीप जी आपके पास आऊं जरा। उससे पहले मैं प्रोफेसर एपी तिवारी जी के पास चलती हूं कि वो बेहतर तरीके से हमको समझा सकते हैं कि 1406 परियोजनाएं जिन पर 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो रहा है आज, तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण हो चुका है यूपी के लिहाज से, क्योंकि रोजगार तो इससे यकीनन बढ़ेगा ही। अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर उनको बढ़ावा दिया जाएगा और आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। निवेशक इसमें आज पैसा लगाने वाले, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है इससे? शिवांगी जी, अगर हम पूंजी निवेश को लें तो ये माना जाता है आर्थिक दृष्टि से कि त्वरित विकास के लिए चाहिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश विभिन्न क्षेत्रों में। हम ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लगातार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रहा है। उसकी बड़ी वजह थी जो एक निर्धारक तत्व रहा है कम निवेश का होने का, वो रहा है कानून व्यवस्था का प्रतिकूल होना। एक और महत्वपूर्ण बात होती है जिसका संबंध राजनीतिक इच्छा शक्ति से होता है। राजनीतिक प्रतिबद्धता यदि नहीं है तो परियोजना यूपी में न लगकर खिसकती रही है अन्य राज्यों को। जैसे दृष्टांत के तौर पर जो परियोजना यूपी में लगनी थी, आजादी के ठीक बाद की बात कर रहा हूं, वो
बंगाल में चली गई, पश्चिम बंगाल में लग गई, क्योंकि विधान चंद्र राय ने नेहरू पर दबाव बनाया कि वो परियोजना यूपी में न लगे, और चली गई परियोजना पश्चिम बंगाल में। तो केवल एक दृष्टांत के तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी एक बड़ा कारक होता है जो पूंजी निवेश को निर्धारित करता है। अब ऐसे में विगत 5 वर्षों में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यूपी में एमएसएमई सेक्टर और ओडीओपी को खास तौर पे जो तरजीह दी गई उसकी वजह थी कि ये वह इकाइयां हैं या उत्पादन के क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश को केवल सरकार में मंत्री आपको रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता वहां से कुछ रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसको भी दिखा देते हैं। वापस आऊंगी मैं सीमा के पास, लेकिन मैं चाहती हूं प्रोफेसर एपी जी आप अपनी बात को पूरा करें, क्योंकि आज बड़ा दिन है तो बीच बीच में जो प्रतिक्रियाएं वो हम सुनाते रहेंगे दर्शकों को। फिलहाल अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। देखिए, जो मैं रख रहा था विषय की उत्तर प्रदेश को अगर लें तो सबसे ज्यादा लघु, सूक्ष्म और मझोली औद्योगिक इकाइयां हैं, लगभग वो 90 लाख की बैठती हैं। हाँ। यही नहीं बल्कि जब प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष मोटे तौर पर पहले जो औद्योगिक विकास की रणनीति तय की उसमें केंद्र में रखा एक जनपद एक उत्पाद। हाँ। और अब उसको बढ़ाया जा रहा है एक जनपद बहुल उत्पाद, अनेक उत्पाद। तो एक धारणा ये रही है और वो आर्थिक उसका कारण था कि उत्तर प्रदेश को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और प्रावधान में उनकी पूर्ति में अपने को विशेषज्ञता हासिल करना चाहिए, जिसमें उसे परंपरागत रूप में एक तुलनात्मक लाभ ही प्राप्त नहीं है बल्कि स्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। इसका आशय यह है कि ऐसे उत्पाद जिनके बारे में दुनिया के विकसित देशों को भी विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, जैसे बेंगल कटिंग इंडस्ट्री फिरोजाबाद की, लखनऊ का चिकन उद्योग है, पूर्वांचल में पूरा कालीन उद्योग है। तो मेरा केवल ये एक सबमिशन है आरंभिक तौर पर कि पूंजी निवेश का एक परिवेश बना उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो प्रयास किए गए राजनीतिक प्रतिबद्धता के तहत, उसी की परिणति है कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हो रहा है। और ये जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, इसमें प्रत्याशा जैसा आपका ग्राफिक्स भी बता रहा है, 80,224 करोड़ रुपए के बराबर का पूंजी निवेश प्रत्याशित है। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो पूंजी निवेश जा रहा है वो एमएसएमई सेक्टर में जा रहा है, लगभग 805 परियोजनाएं हैं जो इस क्षेत्र में जा रही हैं। यही नहीं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी सबसे ज्यादा कहेंगे पूंजी निवेश होने जा रहा है। 474 परियोजनाएं हैं जो इस क्षेत्र में जा रही हैं। इसका अभिप्राय क्या निकलता है कि उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में खास तौर पर पूंजी निवेश बढ़ रहा है जिसमें श्रम का उपयोग अधिक होता है और पूंजी का उपयोग सापेक्ष या कम होता है, तुलनात्मक रूप में कम होता है। और यही वो क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों और यही नहीं अन्य भारत ही नहीं अन्य देशों को एक कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकता है। इसलिए केवल उत्पादन, रोजगार और निर्यात बढ़ने से ही इन उद्योगों को कहा जाता है कि ये यूपी के सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, उत्तर प्रदेश के अरुणोदय या सूर्योदय उद्योग हैं और उनको आगे बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है उसके फलितार्थ मैं समझता हूं आगामी वर्षों में बड़े अनुकूल बैठेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ संदीप जी के पास। संदीप जी, आपने सुना यहाँ पर प्रोफेसर एपी तिवारी जी को भी किस तरीके से उन्होंने बताया है कि कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं। और अभी हम लोग सुबह से कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें जो इन्वेस्टर पहुंचे वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नरेट लागू होने से, कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की वजह से हमें भय का माहौल नहीं है, हम यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से और बिना भय के अपना जो उत्पादन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला बताया जा रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर 80,000 करोड़ से अधिक निवेश है आज ये, और इसके कई सारे दूरगामी परिणाम जो है वो दिख रहे हैं अभी। फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, हाँ, पहली बात तो अभी शमसी आजाद जी ने बात की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं और 80,000 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अरे भाई, मैं किसी के शोरूम का फीता काटने जाऊंगा तो वो हमारी योजना नहीं हो जाएगी। पहली बात आप समझ लीजिए शमसी जी, ये जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और इसके पहले 2018 में भी आए थे और 2019 में भी आए थे। 4 लाख के ऊपर का जो है एमओयू साइन हुआ, लेकिन कहाँ लगा कहाँ नहीं आज पता नहीं। वो सब बातें बात की है और ये सिर्फ एक
जो है 2024 के चुनाव को देखते हुए एक माहौल बनाने का सिर्फ जो है जरिया भर है और कुछ है नहीं। शमसी जी जरा आप बताएंगे कि जो मैंने बात की 2018 और 2019 के समिट में जो निवेश हुआ था वो प्रोजेक्ट कहाँ लगे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अखिलेश जी के समय लगे थे, उसके अलावा आप बताने का कष्ट करिए। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। शमशी जी सीधा उनका सवाल आपसे। पूरा सवाल हो जाए। अच्छा ठीक है पूरा कीजिए संदीप जी, पूरा कीजिए आप। पूरा सवाल हो गया फिर जवाब? जी पूरा कीजिए। और शमसी जी अभी आप शिवांगी जी इन्होंने क्या रखा उस सेरेमनी का नाम? ग्राउंड ब्रेकिंग। तोड़ना, मतलब तोड़ना इतना पसंद है। मतलब ये है कि मैं एक अभी बात हमारे जो है आर्थिक विशेषज्ञ महोदय कर रहे थे, उनकी एक बात से बात करते हुए मैं बड़ी जो है शिद्दत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को आप पहले किस नजरिए से देखते थे? कांग्रेस के समय में 40 इकोनॉमी जोन में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को बांटा था। 40 इकोनॉमी जोन, उस इकोनॉमी जोन में कानपुर था, सतारिया था, दुर्ग था, और आपका ये नोएडा था, मथुरा था, नैनी था, ऐसी सारी जगह जो नोएडा 806 प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो हमारा बनाया हुआ है। आप भूल जाते हैं, कह रहे कांग्रेस की गलतियों की वजह से चला गया। तो कह रहे भाई कांग्रेस से इतना खौफ क्यों? कांग्रेस के लोग जो टीवी पर बैठते हैं उनको पता होता है कम से कम 3 लोगों से हमें बात करनी हो। जो काम पहले सत्ता पक्ष को करना पड़ता था वो आज कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों को करना पड़ता है। मतलब आपको 3 लोगों के जवाब देने होंगे। गजब बात है। मतलब आप इनसे ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि 2018 में आपने सबमिट किया, उससे कितने रोजगार पैदा हुए, 2019 से कितने पैदा हुए, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती 32 साल पहले कर दी थी। ये आप बताना भूल जाते हैं कि रसिया, प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले से रसिया ट्रैक्टर जो है एक्सपोर्ट होता था। आप बताना भूल जाते हैं कि 69 सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। आपने सवाल जो है आपने बकायदा डिटेल में सारी चीजों को बताया, जरा सवाल दोहरा दीजिए, फिर शमशी जी उनको सुन लेते हैं, उसका जवाब देंगे ये एक एक करके। तीनों सवाल को तोड़ना इतना क्यों पसंद है? अच्छा। आप एक तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत बढ़िया है, और आप तोड़ने की बात ही करते हैं, उसकी सेरेमनी मना रहे हैं, तोड़ने की सेरेमनी। और एक बात ब्रेकिंग जी जी और शमसी जी 2018-19 के समिट का क्या हुआ, उससे कितना उत्तर प्रदेश को बेनिफिट हुआ, ये भी बताने का कष्ट करिए। ठीक है। और 2000 अभी आप कह रहे हैं कि आएंगे 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पहले से ही जो है वेरीफाई है, तो इतना तामझाम क्यों? और आप कह रहे हैं कि व्यापारी अगर आपके फेवर में बात कर रहे हैं तो भाई रहने को फ्री, खाने को फ्री, घूमने को फ्री, तो वो शब्द बोलने में क्या जा रहा है? व्यापारियों ने क्या क्या नहीं कहा इस सरकार के बारे में? ठीक है, बहुत से व्यापारियों के बयान सुन लीजिए। ठीक है, चलिए आपके तीनों सवाल उन्होंने सुन लिए। शमशी जी आपने सुना कि भाई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्यों, यानी कि ब्रेकिंग पर उनका फोकस है, तोड़ने का काम क्यों। 18-19 में जो आपके ये इन्वेस्टर समिट हुए उसमें क्या फायदा हुआ, किस तरीके से रोजगार मिला, उसको बताइए। व्यापारियों को लेकर उनका सवाल है, तो इन तीनों सवाल के जरा जवाब दे दीजिए उनको, संदीप जी को। देखिए संदीप जी असल में एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जिसका काम ही है कि कोई अच्छा भी काम अगर हो रहा है तो उसमें रोड़ा अटकाना। कोई भी काम अच्छा है। सुन लीजिए पहले, बात है ना, अब आप सुनना नहीं चाहेंगे, सुन लीजिए पहले, धैर्य रख के। हमने आपको सुना ना, आपके बेबुनियाद बेवजह के जो कुछ थे इल्जाम थे सब हमने आपके सुना, आपको भी जानकारी सुन लीजिए। नहीं आपने गलत सुना ना, ब्रेकिंग का मतलब हमेशा तोड़ना नहीं होता है। आप देखते होंगे कि ब्रेकिंग का मतलब कभी कभी होता है कि इस पर जो खास खबरें होती है वो भी आप देखते होंगे चैनल पे चलता है ब्रेकिंग, तो इसका मतलब वो तोड़ना हो गया। आप अगर किसी चीज को जो है सार्थक देखेंगे, सुन लीजिए पहले, नहीं आप अगर आपके देखने का नजरिया जो है वो गलत है। आप अगर उसी चीज को कायदे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ग्राउंड ब्रेकिंग है, जो ग्राउंड पर आपके द्वारा की गई पुरानी परिस्थितियां थी, जो कुछ कुरीतियां थी, हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जो है यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का काम कर रहे हैं, जिसमें नहीं अब आपके सीने पे सांप इसलिए लौट रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। कानपुर की झूठ मिल का काम, पंजाब में आप कर नहीं पाए इसलिए वहां से आपको भगाया गया, राजस्थान में भी आपको भगाया जाएगा, गोवा से भी आपको भगाया गया, क्योंकि आप वहां पर कोई काम कर नहीं पाए। अभी तक आपको 50 साल से जनता भगा रही थी। अरे सुन तो लीजिए, अब आप सुनेंगे नहीं। अच्छा ठीक है संदीप जी सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं। संदीप जी सुन लीजिए कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब आप सुनेंगे नहीं, मुद्दा है, रोजगार पर लगातार सवाल। देखिए व्यापारियों को 2018-19 में क्या क्या हुआ, व्यापारियों को कारोबारियों को जब लगता है कि हमारा पैसा उस स्थान पर लगे जहां पर हमको और हमारे पैसे को सुरक्षा मिले और हमको वहां से लाभ मिले, जब उनको लगा उत्तर प्रदेश
अब बोल लीजिए आप। राजनाथ जी बड़े छोटे आदमी थे, बोल लीजिए। कल्याण सिंह बड़े छोटे आदमी थे, क्या बात है? मतलब तब तक नहीं लग रहा था व्यापारियों को। नहीं बोल ठीक है लीजिए। संदीप जी आप बात आप सुन लीजिए, बात तो फिर सुनेंगे फिर पहले। उसके बाद ही पहला सेशन है सबका। अब आप भी थे, पहले आप open भी थे, remark हम आपको लीजिए, फिर उसके चुट्टा बाद कहे आप और लगातार कमीना उनकी कहे तो बातों अच्छा पर नहीं गलत लगेगा लगे तो ना। सवाल खड़े कीजिएगा। शब्दों को थोड़ा सा आप हम नहीं कह रहे। नहीं समझ बूझ के थोड़ा सा पहले आपने सवाल ठीक है किया तो शमशी जी उसका अपना जवाब जवाब पूरा कीजिए, जवाब पूरा कीजिए तो अपना। अब जब यहाँ पर लगा है इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को लगा है कि उत्तर प्रदेश में एक अनुकूल माहौल मिल गया, उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार बनी है बहुमत के साथ, और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जिस तरीके से गिरा है, खत्म हुआ है, भय मुक्त समाज का वादा जो योगी सरकार ने किया था, मोदी सरकार ने किया था, उत्तर प्रदेश में उसी पर काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर कारोबार करने के लिए रास्ता उनको खुला है और वो अपनी खुशी से आ रहे हैं कि यहाँ पर हम कारोबार करें। आपने देखा कि सुबह से आपके चैनल के माध्यम से सारी कंपनी के सीईओ, सारी कंपनियों के डायरेक्टर यहाँ पर आए, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमको यूपी में मौका दिया जा रहा है और सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। काम ये कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर रोजगार होगा, उत्तर प्रदेश में अगर जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश में विकास होगा तो सबके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि संदीप जी को उसका फायदा नहीं होगा, संदीप जी को भी फायदा होगा, लेकिन अगर उसको सार्थक रूप में देखेंगे तब। अब 2018-19 का जरा जो जिक्र कर रहे थे संदीप जी उसका भी जवाब दे दीजिए, नहीं, क्योंकि ये आरोप बार-बार लगते हैं। 18-19 पे ही हम काम कर रहे हैं। 18-19 में जो कुछ कुसंगतियां थी, जो कुछ कुरीतियां थी, उस वक्त हम लड़ रहे थे उससे, और आपने देखा मतलब देखा था कि पाइपलाइन में है शमशी जी। नहीं सब कुछ है हमारा, हम उसी पे काम कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। जो उसमें बुलाए गए थे कुछ इन्वेस्टर उसमें से पुराने भी हैं जो दोबारा से आए हैं इसमें, और उन्होंने अब की इस बार आने के बाद उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब इस तरीके का माहौल है, इस तरीके का यहाँ पर अनुकूल वातावरण बना है कि हम यहाँ पर रोजगार लगा सकते हैं और अपना फायदा उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, हमारे बीच में सभा से भी जुड़ चुके हैं मनोज यादव जी। मनोज यादव जी स्वागत है आपका चर्चा में। सवाल आपसे ये है कि रोजगार की बयार और विकास की रफ्तार आज इसको ही जोड़कर देखा जा रहा है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ब्रेकिंग का तो कुछ मतलब और यहाँ आ गया नहीं अभी आप उस पर मत जाइएगा क्योंकि आप ब्रेकिंग पर ही पूरा फोकस मत कीजिए। लेकिन हाँ हिंदी हाँ और राष्ट्रवाद की बात करने वाले कोई एक ढंग का आयोजन हिंदी भाषा में नहीं कर पाते हैं। उसमें सब अंग्रेजियत घुसी हुई होती है। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि वो कुछ बातें ऐसी जरूर कहनी चाहिए सत्ता से जो उनके सीधे दिल पे चोट करती हूँ। अब तक नहीं इनको पता चला कि इसका कुछ हिंदी में भी नाम रख देते तो अच्छा लगता। अच्छा आयोजन, प्रयोजन, समायोजन सब कुछ हो गया। भूमि पूजन तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता 3,32,000 करोड़ में उत्तर प्रदेश पे उतरा कितना? सीधी बात, नो बकवास। अगर सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति इस चैनल पे आज इस बहस में बैठे हैं तो विपक्ष उनसे सीधे सीधे सवाल पूछता है कि 3,32,000 करोड़ जो आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया था, न कांग्रेस ने, न सपा ने, न बसपा ने, न किसी विपक्षी दल ने, न किसी मीडिया ने प्रस्तुत किया था, ये सरकार के आंकड़े थे। उस 3,32,000 करोड़ में से उत्तर प्रदेश में अब तक कितना पैसा लगा है? अगर ये आंकड़े इनके पास नहीं है तो कृपया टीवी चैनल पे मजाक करने मत आया करिए, जनता को मूर्ख बनाने मत आया करिए। जनता आंकड़े जानना चाहती है। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में चारों तरफ खुशहाली है, उत्तर प्रदेश की जो SGDP वो बहुत अच्छी हो गई। ये सब कहने से नहीं होता है, आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए सरकार को। और अगर सरकार के पास आंकड़े नहीं है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को, इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों से बता रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, आपके पास आंकड़े नहीं तो फिर आप बात क्या कर रहे हो? ठीक है मनोज जी, आंकड़ों का ही खेल है क्योंकि देखिए जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तब अखिलेश यादव ने कहा कि सारा आंकड़ों का जाल है जब बजट सामने रखा गया, और अब यहाँ पर मनोज जी भी कह रहे हैं कि आंकड़े सामने रखिए। मैं बिल्कुल आंकड़े इसलिए मांग रहा हूँ, इतने इन्वेस्टर आए, मैं जिस जनपद में निवास करता हूँ बाराबंकी यही बिल्कुल बगल में है। अगर इसको भारत में NCR है, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं NCR है तो ये बगल के जिले ही तो है NCR के रूप में। कितने लाख करोड़ रुपए बाराबंकी में इन्वेस्ट किए बता दें हमारे साथी। चलो बाराबंकी पिछड़ा जिला है, लखनऊ में कितने लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल किए? 3,32,000 करोड़ में से कितने हजार करोड़ किए? ये बताइए ना, सीधे इधर उधर की बात मत करिए, हमें बताइए कहां पे, किस जनपद में, किस जिले में, किस तहसील में कितने लाख हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट। ठीक है, देखिए पहली बात तो देखिए शमशी जी, जब आप इन्वेस्टर समिट करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आप कर रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए आप इसमें निवेश करें, पहले की भी 2 सेरेमनी में आपने करोड़ों रुपए निवेश किए हैं, तो करोड़ों रुपए निवेश जो है वो धीरे धीरे आप करते हैं ना, एक साथ तो नहीं होता है।
धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता है। आप कंपनियां जो निवेश करती हैं उनको सेटल होने में, उनके उत्पादन बढ़ने में वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत तो होती है ना। तो अब शुरुआत बताइए कैसे, कहां पर किया? इन्होंने रोजगार का वो माध्यम नहीं देखा जो हाँ। हुनर हाट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन हाँ। प्रोडक्ट के नाम से भी जो है उत्तर प्रदेश में कभी कालीन के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हाथ से बनाई हुई भदोही में चीजों, आपने ही तो शुरू किया था, भदोही में आपने लगाया था। उनका कालीन सवाल तो बिल्कुल आपने जायज है। शुरुआत- सुन अरे लीजिएगा। आज ले- नया क्या किया वो सुन बताइए। लेंगे पहले। नहीं, हमने एक भदोही हमने के प्लेटफॉर्म कालीन तो दिया। आ गया। भाई साहब, आपके वहाँ घर में पर बुनकर आपके परेशान घर में औरतें जो है व्यापारी दुपट्टा बोल रहे हैं। रंगती हैं, आप लेकिन जब क्या तक कर उसको रहे हैं? मार्केट में रखा नहीं जाएगा बिकेगा नहीं ना। अरे आपके घर की समझ औरतें गए। काम आप करती अपनी होंगी, बात करिए। झाड़ू अरे टूट जाता भदोही होगा, में बना आज देती से होंगी, नहीं- लेकिन जब आज तक से नहीं, जब आज तक से उसको एक आज जगह से नहीं कितने मिलेगी, वर्षों जब से तक इनको उसकी ढूंढ रहा? मार्केटिंग नहीं कितने होगी, वर्षों पहले जब से तक इनको ढूंढ रोजगार रहा? के रूप में आप नहीं इसको खा पेश गए। करेंगे, तब तक आप कहाँ GST जाएंगे? लाकर आप खत्म कर दिए बुनकरों। अरे आप आज कहाँ जा रहे हैं बात भदोही के आप कानून कहाँ को- बात करें? आप अपने को देखिए। अरे आप जाइए, आपका भदोही यही में मुद्दा नहीं, आप आपका मुद्दा मुद्दा अगर बताइए। रहा होता तो आप बदल रहते का कहीं ना जिला कहीं। है। आप धरातल बदल से का गायब जिला होते जा है। रहे हैं। सिर्फ अपने अरे काम ये देखिए बताइए, ना। क्या आपके मुद्दे इतने अपने गलत को आप मंत्री के देखें काम कि आप में कहाँ नहीं पर हो। हैं। आपकी अगर नीति, अगर आपका जो मुद्दा होता, भैया मजबूत कह रहा हूं होता, कि तो आज क्या कहीं ना आपके कहीं आप मुद्दे मौजूद गलत होते। थे जो इतने दिन आज आप सत्ता में खुद नहीं समाप्त थे। होते जा रहे हैं। यही आज समाजवादी पार्टी का भाई, भी है। आप तो 3,32,000 करोड़ का इनको हिसाब उधार की से पार्टी इन्होंने है। जो मुद्दे उठाए थे उसका हिसाब कहाँ सब्सिडी चला गया? आप तो उधार की पार्टी नहीं है। नहीं, इन्होंने जो उठाए थे, क्या जो बात इनके कर रहे हैं? मुखिया हैं वो धोखेबाज कहे जाते हैं, इनका मुद्दा कहाँ चला गया? इस पर राजनीति करे ना। इन्होंने जो कहा था 100 सीट हम देंगे इनको, शिवपाल यादव को, वो कहा दिया इन्होंने। इन्होंने जो कहा था हम मुसलमानों की अरे मदद रुक करेंगे, जाइए, वो कहाँ शमशी चला जी। गया? नहीं, अब बात करें ना। अरे शिवपाल के पीछे कब तक आप छुपने बात लगे? करें ना। आप किसके कैसे पीछे बात लगे कर रहे हैं? हैं? बात कहने का आप भी तो वही कर रहे हैं, नहीं, उन्हीं को अभी पता बात कर रहे हैं। रोजगार सृजन की, विकास की हो रही है। बात हो रही है यहाँ, तो अब उनको पुराना अरे है। जो हो रहा है उसका आप तारीफ करें कि एक प्रदेश सरकार एक अच्छा काम कर रही है। अरे झूठे मूठ की तारीफ समाजवादी नहीं रहे, अभी- अखिलेशवादी हो गई अभी- है। अभी- अखिलेशवादी ताली ही बजाते रहेंगे। यही अखिलेश यादव ने तारीफ किया हो था, रही है ताली आपकी। बजाना ही इनका काम रह तारीफ गया कर रहे है। हैं वो आप। चैनल के बहुत माध्यम अच्छा। से ताली बजाते अरे रहेंगे। बहुत अच्छा, सुंदर चुनाव में काम जिस हो रहा है। तरीके से नारा उत्तर लग रहा था, प्रदेश में तालियां बहुत बज रही सुंदर थी, काम हो उस रहा पर है। लग रहा था चारों इनको। तरफ खुशहाली है, इनको लग रहा चारों था कि हम तरफ सत्ता में आ तरक्की रहे हैं, है, नारा ही लगा रहे थे, ताली रोजगार बजा रहे है, थे। अवसर है, सृजन है, सब सकारात्मकता है। यही कहूं बेहतरीन रोजगार। एक मिनट आप रुक 5 जाइए, लाख नहीं, रुक सुन जाइए। लीजिए, आप भी चुप रहिए। मैंने बहुत नहीं, सिंपल हमने सी भी बात बहुत सुना पूछी आपको। थी नहीं, कि हमने भी सरकार सुना। अपना ये आंकड़ा गुंडागर्दी वाला प्रस्तुत काम नहीं करे। चलेगा कि आप जो क्या बोल रहे हैं, सरकार चुप रहो। अपना आंकड़ा नहीं प्रस्तुत नहीं, करती, जो सरकार जो आंकड़ा बहुत अच्छी छात्र तरीके से अपनी पेश कर क्लास रही है। में अपना रिपोर्टिंग आप कार्ड बताइए नहीं ना, प्रस्तुत कर लखनऊ में सकता आप है, बताइए। उसको मैं सीधे सीधे यही कहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को छलने का काम नहीं, कर रहा है। जनता को आपने आप आ गए छला शिवपाल और जी जनता पे, ने उसका आप जवाब आ दिया। गए अखिलेश यादव जी पे, जनता ने आप आ गए जनता को तमाम जवाब सारी दे चीजों चुका पे, है। लेकिन आपने मूलभूत मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं, दिया। मूलभूत सवाल का कि जवाब तो दे सवाल रहे हैं। है 3,32,000 करोड़ में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अगर आप यह कहना चाहते हो योगी आदित्यनाथ की भाषा में कि कन्नौज में आपने अगर गोबर गैस का प्लांट लगाया है तो कितने हजार कितने लाख करोड़ का वो प्लांट का नाम बता दो, कम से कम मैं जनता से ये कह तो सकूं कि देखिए सत्ता पक्ष ने कन्नौज में गोबर गैस प्लांट लगाया है, ये इतने लाख करोड़ रुपए का गोबर गैस कहने के प्लांट लिए हम है। बैठे, हम जिस ना, ना, तरीके ना, से ना, हाईवे ना, बना रहे हैं, जिस कहना तरीके नहीं से है। हॉस्पिटल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, वो जनता देख रही है। देखिए, हाईवे आपको आंकड़ा दूसरी भी चीज पेश कर दिया है, जाएगा। हाईवे दूसरी चीज है, मैं दूसरी ठीक है, चीज है, मनोज पैसा जी, वही तो मनोज जी, लगता है। जी। जन कल्याणकारी रुकिए, योजनाएं जो शमशी होती जी, हैं, रुकिए। आवाज बनता है, अच्छा, कहाँ से अच्छा बनता ठीक है? है, शमशी जी रुकिए, अभी मत रुकिए ना, रुकिए रुकिए। देखिए, ये बात इन्होंने एक बड़ी बात कह दी इस हाँ। चैनल पे, और ये बात आपको इनसे पूछनी पड़ेगी। ठीक है, मनोज कह रहे जी। हैं जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आ रहा है। ये वाली थ्योरी अगर कोई समझा सकता नहीं, है जन डिबेट कल्याणकारी में तो नहीं, मुझे हमने प्लीज कहा बता जनता दे, के तो काम क्योंकि में लगाया है। इन्वेस्टमेंट जन कल्याणकारी अगर कामों के लिए आ रहा है तो फिर तो ये बड़ा हास्यप्रद हो जाएगी, ये डिबेट पूरी हास्यप्रद तरफ चली हास्यास्पद तो जाएगी। आप हैं, आप ताली बिल्कुल। बजाने का काम करते हैं, भाई, आप हंसते वो काम तो करते सरकारी हैं। कल्याण आपको मनोज जनता जी, जनता मनोज जो है वो जी, चुटकुला ही मनोज लगती है। जी, सदन में तो सबकी जुबान फिसल जाती, तो यहाँ पर उनकी भी फिसली की नहीं फिसली। जनता को आप रुकिए रुकिए मनोज जी, रुकिए। चुटकुला छोड़ते नहीं आप हमेशा। ये चुटकुला नहीं, आप चुटकुला। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए, तालियां आपको तो बजा पता है ना कि क्यों हो रहा है ये, आपको तो पता है ना क्यों हो रहा है ये 80,000 करोड़ रुपए का निवेश क्यों हो रहा है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर शमशी जी क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, मत पूछिए आप ये बताइए, आपको पता है ना क्यों हो रहा है ये। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर हाँ। 80,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो किस मद में आए और पुराने वाले कहां लगे। ठीक है, चलिए ये बात तो आनी चाहिए ठीक है। सामने ना। शमशी मैं जी, कह रहा हूं आप तो हमारे थोड़ा वक्त दें, पैनल में इसको जितने पूरे लोग बैठे जवाब हैं दीजिए, कोई आपने एक कहा उदाहरण है बता दो पैसा उसका पूरा ना। है।
आ रहे हैं के माध्यम से देखिए 5 लाख रोजगार के लिए आ रहे हैं। अब बिल्कुल साफ तरीके देखिए यहाँ पे दिखलाया जा रहा है कि 5 लाख नौजवानों को उससे रोजगार मिलेगा, रोजगार के क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक है शमशी जी, आप बार बार कह रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन पुराना हिसाब शायद आप नहीं दे पा रहे विपक्ष को। थोड़ा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। ठीक है संदीप जी, मैं आती हूँ आपके पास में, एक बार प्रोफेसर एपी तिवारी जी के पास चलती हूँ पहले। अब प्रोफेसर देखिए, यहाँ पर सवाल बार बार यही बीजेपी पर खड़ा होता है कि अब हर बार तीसरी बार आप ये ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं, पहले की जो आपके इन्वेस्टर समिट थे उसका हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? शायद वो दे नहीं पा रहा है कोई ढंग से भी, लेकिन आप बताइए जरा कि अगर पहले कुछ नहीं हुआ तो तीसरी बार क्यों इन्वेस्टर यहां पर आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जब उन्हें कोई मुनाफा कोई फायदा ही नहीं हो रहा? पिछली बार जो इन्वेस्ट करते थे वही ज्यादातर लोग इस बार भी आ रहे हैं, ऐसा क्यों फिर हो रहा है? देखिए शिवांगी जी, हाँ। पूंजी निवेश की बात मैंने पहले भी की थी। हाँ। विकास को 2 बातें बुनियादी तौर पे तय करती हैं। हाँ। कितना पूंजी निवेश हो रहा है और उस पूंजी निवेश का कितनी कुशलता पूर्वक इस्तेमाल हो रहा है। फिर मैं एक दृष्टांत दूंगा। अभी पूर्व में जो सहयोगी बैठे हैं एक चर्चा में, उन्होंने कोई प्रतिवाद किया था, असहमति जताई थी मेरे बात से, मैं उसकी भी कह सकता हूँ तार्किकता को सामने रखने की चेष्टा करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू होती है 1977 में और बिजली का आंशिक उत्पादन आरंभ होता है 1997 में। 20 वर्ष लग गए, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम सभी जानते हैं इस बात को, उत्पादन का संभावना काल कहते हैं, अंग्रेजी में उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं जी। परियोजना की जो आरंभिक लागत करीब 450 करोड़ रुपए थी, वो अंतिम रूप में 950 करोड़ रुपए बैठ गई। ये उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट थी, बैकवर्डनेस ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें इसका खुलासा किया गया। तो ये देखना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है जिस बात को मैं रखने की चेष्टा करता हूं, कि ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो पैसा बैंकों में जमा होता था वो उत्तर प्रदेश में निवेशित न होकर भारत के समृद्ध राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब यहां जाता था। कारण क्या था? इसका मतलब सीधा सा है कि निवेशक पूंजी निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में तत्पर नहीं होते थे, वो विलिंग नहीं होते थे, उनकी इच्छा नहीं होती थी। कारण केवल फिर एक दृष्टांत देता हूं, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 12% कुल पूंजी निवेश का पूर्वांचल में जा रहा है। ठीक है। हमारे सहयोगी जो चर्चा में शामिल हैं, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेता क्योंकि एक चर्चा हो रही है, उसमें सभी हम लोग सहयोगी हैं। गिडा शुरू किया था वीर बहादुर जी ने, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका क्या हुआ? यह भी एक खोज का विषय है, यह अनुसंधान का विषय है। प्रकारांतर में विगत 5 वर्षों में जिस तरह उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उसकी परिणतियां होंगी, उसके परिणाम होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं। उसके परिणाम कितने अच्छे होंगे, पूर्वांचल का कहेंगे पिछड़ापन कितना दूर होगा, दूसरी बात है। हाँ। लेकिन पश्चिमांचल में 73% पूंजी निवेश होने का आकलन है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो औद्योगिक विभाग के आंकड़े हैं। इसका मतलब ये होगा कि पूंजी निवेश पश्चिमांचल में ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। इसका मुख्य इसकी वजह क्या है कि वहां पूंजी निवेश का एक परिवेश पहले से ही मजबूती के साथ है। जैसे एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली से करीबी होने की बात करें, तो ये पूंजी वहीं एक बड़ा एक देशज सिद्धांत है। खास तौर पर अवध क्षेत्र में ये प्रचलित है कि लक्ष्मी को खींचती हैं। हाँ। उन्हीं क्षेत्रों में पूंजी निवेश अधिक होता रहा है जिन क्षेत्रों में पूंजी निवेश पहले से बेहतर रहा है। ये हाँ। पूरे भारत पर लागू होता है और यूपी में आएंगे तब भी ये लागू होता है। एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि किस तरह प्रोएक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी या डेवलपमेंट पॉलिसी पूरे खाके को बदल देती है। 1971 में अगर हम कानपुर और देहरादून के विकास की तुलना करें तो कानपुर बहुत ऊंचे और देहरादून बहुत नीचे दिखता है औद्योगिक विकास के मामले में। किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जो प्रयास किया, जो एक प्रोएक्टिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई, उसका परिणाम यह हुआ कि 1981 तक आते आते देहरादून कानपुर के लगभग समरूप बैठ गया औद्योगिक विकास के मामले में। तो हमें बहुत निष्ठुरता के साथ, बहुत
डिस्पैशनेट होकर कहेंगे इस बात का आकलन करना चाहिए कि विकास के कौन से मूल निर्धारक कारक होते हैं। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि दो बातें तय करेंगी विकास को, एक तो ये कि कितना पूंजी निवेश हो रहा है और दूसरे ये कि उस पूंजी निवेश का कितना बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी बात भी महत्वपूर्ण है जो मैंने पहले रख रखी है कि उन क्षेत्रों में पूंजी निवेश अधिक यदि होता है जिन क्षेत्रों में हमें ऐतिहासिक तौर पर परंपरागत रूप में अधिक कौशल प्राप्त है, दक्षता प्राप्त है, तो स्वाभाविक रूप में जो आय का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा, उसके बेहतर होने की उम्मीद जताई जा सकती है। प्रोफेसर एपी जी, कुल मिलाकर देखिए, जब हम निवेशक के तौर पर कहीं इन्वेस्ट करते हैं पैसा अपना, तो आंख मूंद कर तो करेंगे नहीं ना, हमें फायदा दिख रहा होगा तभी तो हम कर रहे होंगे ना। ये थोड़ा बेवकूफी करेंगे कि हमें पहले घाटा हो, मैंने फिर जाके निवेश कर दिया। चलिए मनोज जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे।